हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में आपका जो संस्कृत का 5वां पार्ट है, कक्षा 7 का 5वां पार्ट पंडिता रमाबाई, उसके हमने आपको अनुवाद पूरे करवा दिए। एक ही वीडियो में पूरा अनुवाद हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्यों में। अभ्यास कार्य का अर्थ क्या हुआ कि जो आपके पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आता है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। जब आपको पद शब्द लिखा हुआ हो। अच्छा, पद शब्द का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं एक शब्द में उत्तर है। एक पद को हम शब्द समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहीं पे हम आपको उदाहरण दे देते हैं कि बालक लिखा हुआ है वो है शब्द, और उसमें जब विभक्ति लग गई और वो बन गया बालकम या बालकह, तो ये हमारा बन गया पद। ठीक है, जब विभक्ति लग जाती है किसी शब्द में तब वो पद बन जाता है। और यहाँ पे जो आपको उत्तर देने हैं वो पद में देने हैं, शब्द में नहीं देने हैं। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा? हमें विभक्तियां सही लगानी पड़ेंगी, जिसमें कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्रश्न में हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किस विभक्ति की ओर इशारा कर रहा है, वो कौन सी विभक्ति का लगा हुआ है, किस वचन का लगा हुआ है। जिस विभक्ति और वचन का हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी विभक्ति, ये जो जैसे लिखा है का, तो का शब्द का हम क्या पहचानेंगे? विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन पहचान जाने से लिंग विभक्ति वचन पहचाना जाता है पहले तो, क्योंकि ये तो हमें ये भी बता देता है कि आपको किस लिंग में, किस विभक्ति और किस वचन में आपको उत्तर बनाना है। स्त्रीलिंग का उत्तर आएगा आपका, पुल्लिंग का आएगा या नपुंसक लिंग का आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है पंडिता सरस्वती इति, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम। पंडिता और जो सरस्वती दोनों उपाधियों को का विभूषिता, उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी, किसको विभूषित किया गया था? तो का शब्द कह रहा है, क्योंकि अगर शब्द रूपों में आप जाएंगे तो स्त्रीलिंग के, किम शब्द के स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति की लाइन देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो शब्द बनता है किम का रूप, वो बनता है का। द्विवचन में बनता है के और बहुवचन में बनता है का। तो जैसे बालिका के कहीं लिखा हुआ हो उसके स्थान पर हम लिख देते हैं का। ये प्रश्न निर्माण करवाने में हमने सिखाया है। तो यहाँ पे जो का शब्द है इसका अर्थ है कौन, और वो भी क्या कह रहा है कि का कह रहा है कि उत्तर तो आएगा वो स्त्रीलिंग में आएगा और आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का आना चाहिए, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप किम का लिखा हुआ है। ये किसका रूप है? किम का। किम शब्द में स्त्रीलिंग में आप इसके रूप देखेंगे तब प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है का, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, क्या या कौन या किसने। ठीक है, तो कहते हैं कि पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से कौन विभूषित हुई? कौन हुई? तो कहेंगे रमाबाई। तो अब उनका हमें नाम लिखना है। सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम जब ईकारांत शब्द का नाम लिखते हैं तो उसमें हम कोई विभक्ति नहीं लगाते हैं, सीधा का सीधा नाम लिख दिया। जैसे नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप देखेंगे तो नदी नदी रहता है, बालिका बालिका रहता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। इसीलिए यहाँ पे हमें का के स्थान पे सिर्फ उनका नाम लिख दिया। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, इन उपाधियों से रमाबाई विभूषित हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक पद का उत्तर बन गया। केवल आप रमाबाई लिख देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा, एक पद का उत्तर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको वाक्य में लिखना है तो और अच्छे से बना के आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि का के स्थान पर रमाबाई लिख के बाकी का पूरा वाक्य आप प्रश्न में से लिख सकते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? कहां से प्राप्त की थी रमा ने? अपनी माता से। तो अब कुतः यानी कहां से, तो हम यहां पे लिख देंगे स्वमातुः, अपनी माता से। रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ठीक है, ये आपका एक पद का उत्तर बन गया।
रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, किसके साथ विवाह किया? केन यानी किसके साथ। अब जो एन शब्द कह रहा है कि जो उत्तर आएगा वो पुल्लिंग का बनेगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का आएगा, तो हम क्या कहेंगे? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास शब्द में भी एन लगा दिया, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बना दिया, तो केन के स्थान पे लिख दिया विपिन बिहारी दासेन। और फिर अगर पूरा वाक्य बनाना है तो बस इतना प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे हमें उत्तरवाची शब्द लिख देना होता है और वाक्य पूरा वहीं का वहीं मिल जाता है प्रश्न में से ही। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत, एक पदेन उत्तर बन गया आपके। पद का अर्थ यही होता है कि विपिन बिहारी दास शब्द बन रहा था उसका उत्तर, लेकिन उसको पद बनाना था तो हमें वही तृतीया विभक्ति लगानी पड़ी जो उसके प्रश्नवाचक शब्द में लगी हुई थी। कासाम शिक्षा यही, किन की। अब देखिए कासाम, कासाम कहाँ आता है? बोले केशम और कासाम, ये किम के शब्द रूप हैं। केशम बनता है पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन के लिए, कासम बनता है स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यानी किन के या किसकी शिक्षा यही, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती? कासाम शिक्षा, किसकी शिक्षा के लिए? आप कहेंगे नारी नाम, नारियों की। काकी की का बोध करवाना है, बहुवचन नारी एक नहीं थी, बहुत सारी थी, इसीलिए नारी शब्द में षष्ठी विभक्ति तो लगाई लेकिन बहुवचन का रूप लगाया नारी नाम, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन था प्रश्नवाचक शब्द में, तो उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाई। नारी शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप नारी नाम बना दिया। नारी नाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र अगच्छत, कहाँ गई? कहाँ गई थी? तो हम कहेंगे इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को गई अगच्छत। बस आपका कुत्र हो गया, कुत्र के स्थान पे इंग्लैंड देशम हो गया। ठीक है, रमाबाई कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश में गई थी। ठीक है, तो ये आपके एक पद के उत्तर बन गए। अच्छा, अब आया रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम। वही चीज जो अभी हमने प्रश्न में का आपको उत्तर बनाना सिखाया है, उत्तर से प्रश्न बनाना भी वही तरीका होता है कि जो रेखांकित शब्द होता है उसमें लिंग विभक्ति वचन पहचानते हैं और जो लिंग विभक्ति वचन हमारे जो रेखांकित शब्द में होते हैं उसी विभक्ति का, उसी वचन का, किम का यहाँ पे हम रूप रख देते हैं। जैसे ये लिखा है रमायाह, अब रमायाह शब्द, रमा शब्द आकारांत शब्द हो गया, इसमें अगर षष्ठी विभक्ति जब एक वचन का रूप बनाते हैं तो उसमें याह लग जाता है। जैसे राम में षष्ठी विभक्ति लगाते तो रामस्य बन जाता है, लेकिन रमा रमायाह बन जाता है। तो इसकी विभक्ति पहचानेंगे, ये कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन इसमें लगी हुई है और ये रमा शब्द है कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हमें करना क्या है? हमें किम के स्त्रीलिंग के शब्द रूप में चले जाना है और उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन की रूप को उठा के रमाया के स्थान पे लगा देना है। तो किम जैसे रमा बनाया है रमायाह, तो किम भी बन जाता है कस्याह। जैसे रामस्य के स्थान पे आ जाता है क्या? कस्य, तो रमायाह के स्थान पे आ जाएगा हमारा कस्याह। यहाँ पे यह अकेला होता है, साधारण या होता है, तो इसलिए रामस्य तो ये कस्य बन जाता है, या रमाया होता है तो ये भी हमारा कस्याह हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद भी रखी जा सकती हैं चीजें, ठीक है ना, थोड़े से लिंक करके। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन थी स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग वाला षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याह लगा दिया और लीजिए हो गया प्रश्न का निर्माण। शब्द रूप बार बार इसी बात को कह रहे हैं, अगर कर लिए तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी, कोई चीज कठिन नहीं रह जाएगी संस्कृत में। अब ये लिखा है आपका पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें रेखांकित शब्द को पकड़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है? पत्युः मरणानंतरम, यानी मरण के अनंतरम, मतलब उनकी मृत्यु के बाद। अब ये लिखा है पत्युः, अब पत्युः शब्द क्या है? बोले पति शब्द, पति अगर शब्द रूप आप देखेंगे तो उसकी षष्ठी विभक्ति में पति जो है होता है शब्द रूप मति, पति, इनके आप षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप देखेंगे तो पति शब्द बन जाता है पत्युः।
पत्युः। तो यहाँ पर जब पति शब्द कैसा है, पुल्लिंगवाची है और उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखा हुआ है, तो हमें कहाँ जाना है, किम के शब्द रूप में जाएंगे, वो भी कौन से वाले, पुल्लिंग वाले। पुल्लिंग वाले शब्द रूपों में जाएंगे किम के, और उसमें भी हम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप इसमें से कस्य उसके स्थान पर लिख देंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप हमारा बनता है कस्य। जैसे बाल कस्य, तो बाल हटा दीजिए, बना कस्य। बालक की याद कर लिए तो किम की याद हो जाएंगे। हम बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाल हटा देंगे, उसमें से बालक में से बाल हटा देंगे, कस्य बचेगा। हम समझ जाएंगे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो हमारा किम का शब्द रूप वो कैसा बनता है, बालक जैसा ही बनता है। बस बाल हटाएंगे तो कस्य रह जाएगा उसका, तो किम का आपको शब्द रूप भी याद आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब ऐसे लिखा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। अब क्या लिखा है, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में। अच्छा, जहां पर हमारे पास ये पहले विभक्ति पहचानिए, मुंबई नगर है, शहर का नाम है, ठीक है, नपुंसक लिंगवाची है। नगर शब्द कैसा होता है, बोले नपुंसक लिंगवाची होता है, एक ही मात्रा लगी है, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। अच्छा, सप्तमी विभक्ति है इसलिए हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की बात नहीं की। पूछी क्यों, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो किम के शब्द रूप होते हैं वो तृतीया से सप्तमी तक समान होते हैं। और केवल किम के ही नहीं, बालक और फल के देख लीजिए, दोनों अकारांत शब्द रूपों को भी देखेंगे तो आप बालक और फल के अकारांत शब्द रूपों को देखिए तो तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो यहां पर लिखा है मुंबई नगरे, अर्थात इसमें क्या लगा हुआ है, स्त्रीलिंग तो है नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंगवाची शब्द में यम लगा होता है, बालिका यम सप्तमी विभक्ति में। लेकिन यहाँ ये हमारा नपुंसक लिंग शब्द है जिसमें कि सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। अब हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन के स्थान पर या तो हमारे पास होता है कस्मिन शब्द, किसके लिए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए। पुल्लिंग और नपुंसक लिंगवाची शब्द अगर रेखांकित लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति उसमें एक वचन है, तो उसके लिए एक हमारा शब्द आता है कस्मिन। और अगर कस्मिन नहीं लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि अब आप कहेंगे कि कस्मिन क्यों नहीं लगाए, हम कुत्र क्यों लगाएं, तो उसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये आपको अब बता रहे हैं सप्तमी विभक्ति, क्या कह रहे हैं, सप्तमी विभक्ति। अच्छा, सप्तमी जो विभक्ति होती है वो किस कारक में लगाई जाती है, अधिकरण कारक में। किस कारक में लगाई जाती है, अधिकरण कारक में। कारक पढ़े हैं आपने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने वाला संबंध काकी के और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो अधिकरण के चिन्ह कौन से होते हैं, में या पर, जो कि किसी ना किसी स्थान को बताते हैं कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं। ठीक है, तो मैं का अर्थ पर, बैठने का अर्थ मतलब किसी स्थान की तो बात हुई। पर कहे मैं चटाई पर सोता हूं, मैं पलंग पर सोता हूं, मैं नीचे बैठता हूं, मैं ऊपर बैठता हूं, तो पर शब्द ने क्या बताया, किसी ना किसी स्थान को बताया कि आपकी बैठने की क्रिया, सोने की क्रिया कहां पर हो रही है, उस स्थान की बात बता रहे हैं। अब जबकि आज स्थान जो है वो हमारा अधिकरण कारक बन रहा है, तो स्थान के लिए हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द होता है जिसको कहते हैं कुत्र। क्या होता है, कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहां। क्या होता है, कहां, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग। तो जो वेयर शब्द होता है जो कहां का अर्थ बताता है, उसी को हम संस्कृत में कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कुत्र। ये एक अव्यय होता है। अव्यय शब्द ऐसा होता है यानी ये इसके रूप को ही नहीं बदलेंगे। जैसे सप्तमी विभक्ति में नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के लिए कस्मिन लगा देते हैं और स्त्रीलिंग के लिए कस्याम लगा देते हैं, है ना। तो अलग अलग रूप हो गए कि नहीं हो गए सप्तमी विभक्ति के। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कुत्र शब्द है वो इतना अच्छा है कि स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा उसके लिए भी कुत्र आ जाएगा, नपुंसक लिंगवाची होगा तो उसके लिए भी आ जाएगा, और पुल्लिंगवाची होगा तो उसके लिए भी आ जाएगा। तो कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, क्योंकि आधार और अधिकरण, स्थान क्या होता है, किसी ना किसी रहने का, बैठने का, सोने का आधार बनता है। आधार और अधिकरणम, आधार में अधिकरण
होता है, और अधिकरण सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, तो अधिकरण कारक के स्थान पे हमें सप्तमी विभक्ति का लगा देना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक ये जो कुत्र शब्द होता है, कुत्र जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर आ जाता है। और ये उत्तर के लिए भी लागू होता है कि कुत्र जहां पर लिखा हो उसके स्थान पर जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो उस उत्तर में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुंबई नगर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन है, तो बस हमें क्या करना है, उस स्थान के स्थान पे, उस स्थान पे हमें कुत्र लगा देना है। मुंबई नगरी के स्थान पे कुत्र लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या निकल आएगा कि रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित। अच्छा, ये यहाँ पे लिखिए, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो इसका हमारा प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। तो जो कहाँ शब्द है वो कुत्र से बनता है, तो जहां कोई भी स्थानवाची शब्द होगा उसके स्थान पे आप कुत्र लगा दीजिए, प्रश्न निर्माण में आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक जो चीज है वो हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, जो हमारे एक पदी प्रश्नोत्तर थी उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुत्र पूछा गया था, और कुत्र के स्थान पे जब आपने इंग्लैंड देश लिखा तो उसमें याद रखिएगा, अब अभी कुछ बच्चे जो अभी हमने प्रश्न निर्माण सिखाया उसमें हमने कहा कि कुत्र के स्थान पे सप्तमी विभक्ति आना चाहिए। तो यहां पर आपको ये चीज मन में क्वेश्चन कर सकती है, ये चीज आपको प्रश्न कर सकती है मन में कि कुत्र के स्थान पे अगर सप्तमी विभक्ति आती है तो मैम ने यहाँ पर कुत्र के स्थान पे इंग्लैंड देशम क्यों लिखवाया, देश क्यों नहीं लिखवाया। आया प्रश्न, निकल के आया कि नहीं। ये चीज हमें तुरंत हमने कहा कि कुत्र के स्थान पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ देश होना चाहिए, देशम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम ने कहा था कि कुत्र के स्थान पर हमारा क्या आती है, सप्तमी विभक्ति युक्त उत्तर आता है, लेकिन यहाँ तो द्वितीया लगी हुई है। तो इसको क्यों ऐसा आया, तो उसका कारण ये है कि इसके साथ में हमारी गच्छ धातु लगी हुई है। अंत में जो हमारी क्रिया लगी हुई है वो कौन सी है, गच्छ लगी हुई है। और एक हमारा अभी जो आप कारक हम आपको सिखाएंगे उसमें पहले नंबर का कारक होता है कर्ता, और दूसरे नंबर का जो कारक होता है उसको कहते हैं कर्म। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है, द्वितीया। लेकिन ये द्वितीय विभक्ति और भी बहुत सारे नियम होते हैं जहां जहां पे कर्म ना होने पर भी उसको कर्म बना दिया जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी जाती है। तो उन्हीं में से एक इसका सूत्र होता है गत्यर्थे, गत्यर्थे द्वितीया। इसी का एक सूत्र होता है जहां द्वितीय विभक्ति कहां कहां लगाई, कर्म कर्मणि द्वितीया, कर्म में तो द्वितीय लगानी ही है, लेकिन गत्यर्थे द्वितीया, जाने के अर्थ में भी द्वितीय लगाइएगा कि जहां जा रहे हो। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय को जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। अब हम कहेंगे हम विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं। अब विद्यालय में मैं तो कहा, मैं के हिसाब से सप्तमी विभक्ति आ जानी चाहिए, लेकिन जो जाने की अर्थ है गत्यर्थे, गम धातु कहती है कि जाने की जहां बात हो रही हो, गम धातु जहां हो, गच्छ जहां लिखा हुआ हो, वहां पर जहां जाया जा रहा हो वहां द्वितीया लगाना। तो इस सूत्र की वजह से यहां पर इंग्लैंड देश शब्द नहीं आया, देशम आया। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बस ये चीज हमें बतानी थी। तो बाकी की कुत्र कहीं पर होगा जहां अगर गच्छ धातु नहीं है वहां पर आप सीधा सप्तमी विभक्ति युक्त ही उत्तर लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, विभक्तियों के बारे में हम क्यों बताते जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से आप सही उत्तर बनाना सीखेंगे। रटना तो अपन को नहीं है, कितने भी रट लो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपन कितने भी रट लो। अब तो आगे चल के 9th-10th में पैटर्न कैसा हो जाता है कि आपको ये प्रश्न उत्तर इनमें से तो पूछे ही नहीं जाते हैं, आपको क्या दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसी में से प्रश्न बना देते हैं, फिर आप उत्तर दीजिए। तो हमें तरीका सीखना है कि हम उत्तर किस प्रकार से दें। तो ये हमारा हो गया।
अब इसके बाद लिखा हुआ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अब यहाँ लिखा हुआ है महोदयायाः। अब सब चीजें क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि हमें रेखांकित शब्द को पकड़ के उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण हो जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है महोदयायाः। अब याह शब्द कहाँ आता है भाई? महोदया से ये तो समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंगवाची बात शब्द रूप में हमें जाना है। अब महोदया याह, याह कहाँ लगाते हैं? तो षष्ठी विभक्ति पर आ जाइए। किसके पे आ जाइए? बालिका के शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति पे आ जाइए। तो षष्ठी विभक्ति में उसका रूप बनता है बालिका याह, बालिका याह। तो जो याह लगता है वो कहाँ लगता है? स्त्रीलिंगवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति में एक वचन में लगता है। पंचमी में भी हालांकि लगता है, पंचमी में भी, पंचमी और षष्ठी के दोनों के एक जैसे रूप बनते हैं। तो हमें करना क्या है? बोले हमें करना ये है, क्योंकि अब यहाँ पे पंचमी का अर्थ क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये कह रहे हैं 1922 ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी शताब्दी की ईस्वी में आपकी रमाबाई महोदया का निधन हुआ। अब यहाँ पे निधन हुआ तो का अर्थ होता है से, नहीं आ रहा है यहाँ पे अर्थ में, इसीलिए हम कौन सा लगाएंगे? इसमें षष्ठी विभक्ति वाला एक वचन का स्त्रीलिंग शब्द में किम का रूप लगा देंगे। तो किम के शब्द रूप हम देखेंगे जब षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो जैसे हमारी क्या बन जाती है? बालिकायाः। तो ऐसे ही कस्य नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के लिए तो कस्य लगा देते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में, लेकिन स्त्रीलिंग में हम क्या लगाते हैं? कस्याः, क्योंकि बालिकायाः, बालिका शब्द में भी याह लगा दिया जाता है, तो ऐसे ही कस्य में भी कस्याः कर दिया जाता है उसको। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का कस्याः रूप हम महोदयायाः के स्थान पे लगा देंगे। ठीक है। अब लिखा है स्त्रियः, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, यानी स्त्रियां शिक्षा को प्राप्त करती थी, स्त्रियां शिक्षाओं को प्राप्त करती थी। अब यहाँ पे स्त्री शब्द का, स्त्री कैसा हुआ? ईकारांत शब्द हुआ, नदी जैसे इसके रूप बने हैं। अब स्त्री शब्द का कैसा? जैसे नदी शब्द बन जाता है नद्यः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, नदी नद्यौ नद्यः। हमारा शब्द रूप अगर देखें नदी के ईकारांत शब्द के देखें तो ईकारांत में ऐसे ही स्त्री शब्द के भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनता है वो बनता है स्त्रियः। क्या बनता है? स्त्रियः। तो अब हमने जबकि देखा कि ये स्त्रियः शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और भाई स्त्री शब्द से तो हमें पता चल ही रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो हमें करना क्या है? किम के शब्द रूपों में जाना है, और वो भी कौन से? स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में जाके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाला रूप उठा के इसके स्थान पर रख देंगे। तो जैसे कि हम जैसे ही अब किम के शब्द रूपों में स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या बनता है प्रथमा विभक्ति में? का, के, काह। क्या बन जाता है? काह। एक स्त्री होती तो हम लिखते का, दो स्त्रियां होती तो लिखते हम के, और बहुत सारी स्त्रियां हैं इसीलिए हमने लिखा उसमें काह। ठीक है। जैसा कि हमने बालिका के लिए बोला है कि बालिका के शब्द रूप कर लीजिए तो किम के याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे देखिए प्रथमा विभक्ति में बालिका के रूप कैसे बनते हैं? बालिका, बालिके और बालिकाः। ठीक है। तो किम के भी जो स्त्रीलिंग के शब्द रूप बनते हैं वो बस बाली हटा दीजिए तो बन जाता है का, के और काह। बस देखिए बिल्कुल समान बन जाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बालिका के अगर याद कर लिए तो इसके भी आपको याद हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा। अब ऐसे ध्यान करिएगा कि इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हमें बालिका का याद है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उसका रूप याद रख लीजिए। तो बालिका, बालिके, बालिकाः। तो बाली हटा दीजिए, बचा क्या? काह। तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हमें याद भी रहेगा, है ना। थोड़ा सा हम ये सारी चीजें बस थोड़ी प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि फिर हमारा दिमाग तुरंत काम करने लगा। अच्छा, बालिका शब्द जैसा स्त्रीलिंग का बनना है तो स्त्रीलिंग के शब्द रूपों में जाना है किम में, तो हमें बालिका की थोड़ी सी टेबल याद रख लीजिए। तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है बालिका का? बालिका, बालिके, बालिकाः। आपने इस तरह से याद रखा तो आप सोचेंगे कि जब बाली हटा दो तो बचा क्या उसमें से? काह। तो वही किम का भी बहुवचन का रूप बन जाएगा। तो ऐसी जो छोटी सी ट्रिक होती है जिनसे कि हमें याद रह जाती हैं चीजें। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत।
तो पता है ये प्रश्न निर्माण के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि दो चीजें याद रख लीजिए, बालक और बालिका के शब्द रूप याद कर लीजिए, उनसे आपको किम के भी याद हो जाएंगे। आधे प्रश्न निर्माण करना आप ऐसे ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, अब आगे लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। अब यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने कि एक पद में लिखना है या आपको एक वाक्य में लिखना है। जब एक पद की कंडीशन उन्होंने नहीं दी है तब आपको उसको वाक्य में ही लिखना है। तो लिखा है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई किसके लिए, जहां हमने बोला है कि अर्थ शब्द पीछे लिखा हुआ हो तो समझ जाएगा कि उसमें के लिए का हमें भाव लगाना है, के लिए का अर्थ बनाना है। कहते हैं रमाबाई किस लिए या किसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, किसके लिए आंदोलन आरंभ करती है, किसके लिए प्रारंभ करती हैं। तो वहां लिखेंगे हम रमाबाई बालिकानाम स्त्रीणाम च कृते, किस किस के लिए, बोले बालिकानाम स्त्रीणाम च कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, बालिकाओं की और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि कस्य, वेद शास्त्र आदि के शिक्षा के लिए। अब के लिए का अर्थ क्वेश्चन बता रहा था कि किमर्थम में के लिए का भाव है तो उत्तर में के लिए का आएगा, तो इसलिए शिक्षा शब्द में शिक्षा यही उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप लिख दिया, शिक्षा यही, शिक्षा के लिए। किनकी, लड़कियों की और स्त्रियों के लिए, लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बालिकाओं की। और अब देखिए यहाँ पे के लिए का अर्थ अगर यहाँ पे कृते शब्द ना लगाते तो यहाँ पर हमारा बालिका और स्त्री नाम शब्द, बालिका यही, स्त्री यही, इस तरह के हम रूप बनाते। अब कौन से, चतुर्थी विभक्ति वाले बनाते, लेकिन ये जो कृते शब्द है इसने अपने आप में चतुर्थी विभक्ति का रूप ले लिया। कृते का अर्थ हुआ के लिए। ठीक है, अर्थ शब्द कृते, तो यहाँ पर जैसे ही ये अर्थ शब्द लगा दे, कृते शब्द लगा दे, इनसे क्या है, के लिए का अर्थ निकल आता है कि लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए, लड़कियों और स्त्रियों के लिए, बालिकानाम च स्त्रीणाम कृते, बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की, संस्कृत में का की के का भाव लगाना है इसलिए स्य लगा दिया, षष्ठी विभक्ति लगा दी, संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि कस्य, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए, अब के लिए का भाव लगाना था इसलिए शिक्षा में चतुर्थी विभक्ति लगा दी, और आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है निस्सहायाः यानी निस्सहाय स्त्रियः, निस्सहाय स्त्रियों की आश्रम में किम लभन्ते, इसमें क्या प्राप्त करती थी। निस्सहाय जो स्त्रियां हैं, निस्सहायाः, निस्सहाया, यह अगर होता उसमें षष्ठी लगी होती तो काकी के अर्थ बनाते, उसमें लिखा है निस्सहायाः यानी निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में किम लभन्ते, इसमें क्या प्राप्त करती थी। तो आप कहेंगे किम के स्थान पे आपको पहले तो आप लिखेंगे निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे लभन्ते इसम। अब या तो आप इस प्रकार से लभन्ते इसम लगा दीजिए और डैश लगा के लिख दीजिए मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदि नाम च। ठीक है, अच्छा अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो क्या करेंगे आप यहां से किम के स्थान पे ये सारी चीजें लिख देंगे कि क्या क्या प्राप्त करती थी। तो आप लिखेंगे निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षणम। मुद्रण टंकन और काष्ठ कला आदि, और कहां से आया, यहां से आया है, यहां का और पीछे चाप बाद में लिख दिया जाता है। मुद्रण टंकन और काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षणम, का प्रशिक्षण लभन्ते इसमें प्राप्त करती थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बोले किम के स्थान पे इन चीजों को लिख देना है। किस किस को, मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि नाम चा प्रशिक्षणम, ये लिख देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कस्मिन विषय, किस विषय में रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो आप कहेंगे लेखन क्षेत्रे, लेखन क्षेत्र में भी।
पता है था, लेखन क्षेत्र विषय। अच्छा, अलग अलग इसमें अगर डैश लगाकर ना लिखते इसको, तब हमें लेखन क्षेत्र विषय पूरा लिखना पड़ता, लेकिन लेखन क्षेत्र के साथ में ये डैश लगा के विषय शब्द कौन सा जोड़ दिया इसमें, सप्तमी विभक्ति वाला, तो ये एक पूरा पद बन गया। लेखन क्षेत्र विषय ये एक पूरा पद बन गया। इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसलिए फिर इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कस्मिन हमारा सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द है। तो उत्तर भी हमारा क्या आएगा, सप्तमी विभक्ति वाला आएगा। तो लिखा हुआ है लेखन क्षेत्र, अगर विषय नहीं लिखते तो हम केवल अकेला लिख देते लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयाय योगदानम अस्ति, ऐसा लिख देते। लेकिन विषय शब्द उसमें जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे कि लेखन क्षेत्र के साथ में डैश लगा के विषय लिख देंगे, तो ये इस सप्तमी विभक्ति ये पूरे पद की विभक्ति बन जाएगी। ठीक है, तो लेखन क्षेत्र में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन, किन के द्वारा, कहते हैं किन के द्वारा, केन रचना द्वयेन, किन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई की प्रशंसा हुई। तो बताएंगे स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति। अब केन के स्थान पे आप क्या करेंगे, किन दोनों रचनाओं के द्वारा, की द्वारा का अर्थ निकल रहा है, तो आप इन दोनों के नाम लिख देंगे, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। इति, इति की कोई भी जैसे रचना या कुछ लगाते हैं तो इति एक जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है समाप्ति सूचक, बता देते हैं कि ये दोनों ही हैं बस, है ना, इधर तक मतलब ये चीज समाप्त, दो रचनाएं जो पूछी गई है वो यहाँ पे इनके नाम खत्म हो गए हैं। तो कह दिया स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दोनों रचनाओं के द्वारा, इन शब्द, यह शब्द का भी अर्थ निकालता है इति, इन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा हुई। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। ठीक है, अच्छा अगले वीडियो में हम आपको आपके जो बाकी के प्रश्न बचे हुए हैं उनको करवाएंगे। प्रश्न नंबर 4 से लेके अपने 7 तक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको हम अगले वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि एक साथ में अभी इतनी चीज़ें अभी प्रश्न उत्तर की सीख ली हैं, और भी सारी चीज़ें इकट्ठी सिखा देंगे तो थोड़ा सा इधर उधर होने की संभावना रहती है, इसलिए उनको हम दूसरे वीडियो में पूरा करवा देंगे। उसके पहले हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं, साथ साथ में वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं आपके सामने ऐसे वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। आपने क्लास 7th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 7th की सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। अब आप संस्कृत को आपने क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते जाएंगे। अभी 3 चैप्टर के वीडियोस आ गए हैं, बाकी के जैसे ही अभी अपने बनते जा रहे हैं, इसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको ऐड होते हुए दिखते जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक किया तो आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी। केवल देखिए यूट्यूब में जब हम खोलते हैं क्लास 7th की संस्कृत की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें फिर सारे वीडियोस दिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है आपके लिए कि आपको सिर्फ 3 ही लेक्चर, जो आप चैप्टर 1 पढ़ना है तो उसी के लेक्चर्स बस तीनों देखेंगे, बाकी और नहीं है कि सारा कुछ दिखे। तो इससे क्या हमें पता रहता है कि ये हम पहले चैप्टर में हमें 3 चीज़ें ये पढ़नी है ना। तो आपने जैसे पहले को क्लिक किया, पहले वीडियो को, तो अनुवाद पार्ट 1 शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा करते हो तो अनुवाद पार्ट 2 शुरू हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट पे भी चले जाएंगे। अभ्यास पर जाना है तो सीधे सामने उन पे लिखा भी है कि इसमें अनुवाद है, इसमें अभ्यास है, या क्या है। तो सर्च करना आसान हो जाता है, और जब सरलता से मिल जाती हैं चीज़ें तो पढ़ाई भी जल्दी हो जाती है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को भी जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके अभ्यास को जो बचे हुए उनको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।